सो हेलो फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम 10th स्टैंडर्ड के साइंस पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन देख रहे थे और दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और इस लेसन में अब तक हमने 5 पॉइंट्स की स्टडी कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द 6th पॉइंट, दैट इज लेमार्किज्म। जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि किसी भी लेसन को अगर आपको कमांड करना है, ओके, उस लेसन को अच्छे से याद करना है या लर्न करना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको उस लेसन के सारे पॉइंट्स याद हो, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स आप फ्रेंड्स उस सारे लेसन को मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलो एक बार सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स रिवाइज करते हैं। Our first point was heredity and hereditary changes. Then after that we saw the second point, that is what is transcription, what is translation and what is translocation. ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। देन वी सॉ द थर्ड पॉइंट, दैट इज एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन क्या होता है। देन वी सॉ द फोर्थ पॉइंट, दैट वाज एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन के लिए जो प्रूफ्स थे वो हमने फोर्थ पॉइंट में स्टडी किए और टोटल 6 प्रूफ्स देखे। देन वी सॉ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेसन, दैट इज द पॉइंट नंबर 5, दैट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, and now we are going to see the point number 6, that is Lamarckism. और Lamarckism again इस लेसन का one more important point है। ओके, और ये क्यों important है फ्रेंड, ये इस पॉइंट को स्टडी करके आपको पता चल जाएगा। ओके, बिकॉज इस पॉइंट के एंडिंग पैराग्राफ में आपको ये आंसर मिल जाएगा कि क्यों Lamarckism स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों फ्रेंड्स इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जीन Baptiste Lamarck proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ये लेमार्क का फ्रेंड्स पूरा नाम है, और क्योंकि लेमार्क ने ये थ्योरी दी थी इसलिए इस थ्योरी को हम लेमार्किज्म बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स लेमार्क ने कहा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में फ्रेंड्स कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ओके, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस यानी उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, और इन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के पीछे का रीजन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज करता है या उस ऑर्गेनिज्म की लेजीनेस, और यही मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है, ये कंसेप्ट आपको आगे दिए गए एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ आएगी कि किसी ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकल चेंज यानी जो स्ट्रक्चरल चेंज आता है वो डेली लाइफ में जो जो काम करता है, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है या उसकी लेजीनेस की वजह से आते हैं, और इन्हीं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इवोल्यूशन होता है। He called this concept of principle of use or disuse of organs. लेमार्क ने अपने इस कंसेप्ट को बुलाया प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑर्गन्स, यानी फ्रेंड्स कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ ऑर्गन्स को यूज करते थे और कुछ ऑर्गन्स को यूज नहीं करते थे, और इसी की वजह से उनके बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुआ अकॉर्डिंग टू लेमार्क। फर्दर he said that the neck of the giraffe has become too long due to the browsing on leaves of tall trees by extending their necks for several generations. See friends, आपको पता है कि जिराफ की नेक काफी बड़ी होती है, तो इसके लिए लेमार्क ने एक रीजन बताया कि सी फ्रेंड्स, जिराफ अगर आप जनरली देखें तो जो टॉल ट्रीज हैं उनसे ज्यादातर लीव्स खाते हैं, तो टॉल ट्रीज से फ्रेंड्स लीव खाते खाते उन्होंने अपनी नेक को स्ट्रेच किया होगा, और इसी तरह काफी जनरेशंस तक स्ट्रेच करने पर जो जिराफ की नेक है उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। ओके, तो ये अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो ये एक एनिमल है जो अपनी डेली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, जिस डेली एक्टिविटी की वजह से उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ गए, और इसी स्ट्रक्चरल चेंज को हम मॉर्फोलॉजिकल चेंज बुलाते हैं। जैसे जिराफ हमेशा फ्रेंड्स टॉल ट्री से लीफ खाने की वजह से वो अपनी नेक को काफी स्ट्रेच कर रहा था, ऐसा काफी सारी जनरेशंस तक हुआ, जिसकी वजह से जिराफ की नेक काफी लंबी हो गई। सिमिलरली, shoulders of a iron smith
has become very strong due to frequently hammering movements. इसका फ्रेंड्स सिमिलर एग्जांपल है एक आयरन स्मिथ यानी लोहार, जो फ्रेंड्स आयरन की चीजें बनाता है। अगर आप उनके शोल्डर्स देखें फ्रेंड्स, वो शोल्डर्स काफी स्ट्रांग है। इसका एक रीजन है फ्रेंड्स उनकी कंटिन्यूअसली हैमरिंग मूवमेंट्स। बिकॉज वो जब आयरन के साथ काम करते हैं तो आयरन को अलग अलग शेप देने के लिए उन्हें कंटिन्यू हैमरिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए काफी स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आयरन स्मिथ के जो शोल्डर्स है वो काफी स्ट्रांग हो गए। Wings of birds like ostrich and emu has become weak due to no use. फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच और इमू ऐसे बर्ड्स है जो फ्लाई नहीं कर सकते। तो इसका रीजन लैमार्क ने ये दिया कि ऑस्ट्रिच और इमू ने अपने विंग्स को कभी यूज ही नहीं किया और इसलिए उनके विंग्स काफी इसलिए उनके जो विंग्स है वो काफी वीक बन गए। लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक has become useful for swimming due to the living in water. As snakes have lost their legs by modifications in their body for burrowing habits. इसी तरह लैमार्क ने ये कहा है कि जो बर्ड्स है जैसे स्वैम और डक, ये इन्होंने फ्रेंड्स अपने लेग्स को स्विमिंग के लिए ज्यादा यूजफुल बना लिया है और इसका एक रीजन है कि ये ज्यादातर पानी में रहते हैं। तो इनकी डेली एक्टिविटी की वजह से फ्रेंड्स इनकी लेग्स में वो चेंजेस आ गए। उसी तरह हमें पता है फ्रेंड्स स्नेक्स बरो में रहता है, यानी वो ग्राउंड के अंदर होल बनाता है और उस होल में रहता है जिसे हम बरो बुलाते हैं। तो कंटिन्यूसली फ्रेंड्स उस होल के अंदर जाना और बाहर आने की वजह से स्नेक ने अपने लेग्स को मॉडिफाई किया और उसके पास अभी लेग्स ही नहीं, बिकॉज कंटिन्यू उसे उस होल में आना जाना रहता था, जिसकी वजह से उसके पास लेग्स और हैंड्स नहीं। तो फ्रेंड्स लैमार्क एक्चुअली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनी जो डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उन डेली एक्टिविटी की वजह से उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं और यही जो मॉडिफिकेशन है यही फ्रेंड्स इवोल्यूशन का एक रीजन है। एंड all these examples are type of acquired characters and are transferred from one generation to another generation. ये सारे एग्जाम्पल फ्रेंड्स एक्वायर कैरेक्टर्स के, यानी उनके लाइफ पीरियड में फ्रेंड्स कुछ एक्टिविटीज की वजह से उन्होंने ये कैरेक्टर्स एक्वायर किए हैं, यानी अपने बॉडी में वो चेंज लाया है। तो ये जो एक्वायर कैरेक्टर्स है इन्हें ये एनिमल्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स और लैमार्किज्म। इस थ्योरी को फ्रेंड्स हम बुलाते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स या फिर सिंपली लैमार्किज्म। Development of organs due to specific activities or their degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer of those characters from generations to generation was rejected. See, लैमार्क की थ्योरी ने उन्होंने ये बताया कि कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज की वजह से ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो सकती है, एज वेल एज कुछ ऑर्गन्स जिन्हें यूज ही नहीं किया जा रहा है तो वो भी डीजेनरेट हो सकते हैं। ये जो पॉइंट है लैमार्क की थ्योरी का, ये वर्ल्ड में फ्रेंड्स सबने एक्सेप्ट किया, ओके। बट ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, ये थ्योरी फ्रेंड्स सबने रिजेक्ट कर दी, बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशंस ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन and thereby Lamarck's theory was disproved. फ्रेंड्स, ये जो चीज है कि किसी ऑर्गेनिज्म में अपनी एक्टिविटीज की वजह से कुछ चेंजेस आ गए और वो चेंजेस वो नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा, ये जो पॉइंट है लैमार्क की थ्योरी का, ये साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया, बिकॉज ये काफी बार वेरीफाई किया जा चुका है कि अगर आपके लाइफ टाइम में आप में कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई मॉडिफिकेशंस आते हैं तो वो मॉडिफिकेशंस वो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसलिए लैमार्क की थ्योरी फ्रेंड्स डिस्प्रूव हो गई, यानी एक रॉन्ग थ्योरी थी। तो फ्रेंड्स ये एक रॉन्ग थ्योरी है और इसलिए ज्यादा चांसेस है इस पे क्वेश्चन पूछे जाए, ओके। जैसे कि फ्रेंड्स हमने ऊपर आयरन स्मिथ का एग्जांपल दिया था, यानी लोहार। तो सी फ्रेंड्स लोहार के मसल्स काफी स्ट्रांग बन जाते हैं, बट ये जरूरी नहीं उसका जो सन होगा या उसकी जो डॉटर होगी उनके भी मसल्स उतने ही स्ट्रांग हो, ओके। बिकॉज
ये मॉडिफिकेशन लोहार की डेली एक्टिविटी की वजह से आया है। सेम मॉडिफिकेशन वो अपने चाइल्ड में ट्रांसफर करे ऐसा जरूरी नहीं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स which it has acquired to the next generation. This is called ancestry of acquired characters. See, living organism friends कुछ characters को next generation में transfer कर सकता है जो वो acquire करता है, इसे हम ancestry of acquired characters बुलाते हैं। बट यहाँ पे फ्रेंड्स जो acquired characters है वो उनसे जीन से रिलेटेड, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के जीन में ही चेंज हुआ हो और उस जीन में चेंज आने की वजह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए हो। ओके, तो जब आपके जीन में चेंज आता है और उस जीन में चेंज आने की वजह से आपकी बॉडी में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है तो वो कैरेक्टर आप नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हो। बट यहाँ हमने जो इतने सारे एक्टिविटीज पढ़ी फ्रेंड्स, इनमें किसी भी एक्टिविटी की वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में कोई चेंज नहीं आता। बट अगर कभी आता है कोई चेंज तो वही चेंजेस वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, बिकॉज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फ्रेंड्स जीन ट्रांसफर होते हैं, जिन जीन्स में हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर कोई चेंज इन कैरेक्टर जीन से जुड़ा हुआ है यानी जीन से रिलेटेड है तो वो हम नेक्स्ट जनरेशन में फास्ट कर सकते हैं, जिसे हम बुलाते हैं एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। नाउ फ्रेंड्स, ये जो थ्योरी है लैमार्किज्म या जिसे हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बुलाते हैं, फ्रेंड्स जरूरी नहीं हमेशा क्वेश्चन लैमार्किज्म के नाम से पूछा जाए। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसलिए ये दोनों नाम अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये जो थ्योरी है जिस साइंटिस्ट ने दी, दैट इज जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है तो वो स्टडी करते हैं। लेमार्क proposed that the activities of the organisms are responsible for their evolution. लेमार्क ने ये बताया कि ऑर्गेनिज्म की जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज है वही एक्टिविटीज इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस फ्रेंच नेचुरलिस्ट proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifespan and those changes are transferred to the next generation and such changes occur in next subsequent generation too. ये फ्रेंड्स लैमार्क एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट है यानी नेचर की स्टडी करते थे। तो इन्होंने ये बताया कि हर एक एनिमल और हर एक प्लांट में फ्रेंड्स कोई ना कोई चेंज आता है उसके पूरे लाइफ स्पैन के वक्त, यानी उसके पूरे लाइफ टाइम के वक्त, और वो चेंज वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। उसी तरह जो नेक्स्ट जनरेशन है उस नेक्स्ट जनरेशन में भी उनके लाइफ टाइम में कोई ना कोई चेंज आया होगा, जो चेंज अगेन नेक्स्ट जनरेशन और उसके आगे वाले जनरेशन को देती है। ओके, बट हमें पता है फ्रेंड्स ये सब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बाकी साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि आपके बॉडी की जो मॉडिफिकेशंस हैं वो आप नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, आप ट्रांसफर कर सकते हो एक्वायर कैरेक्टर्स। यहाँ पे फ्रेंड्स एक्वायर कैरेक्टर्स वर्ड यूज हुआ है बट वो मॉडिफिकेशंस के लिए है। मैं यहाँ पे जिन एक्वायर कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ वो जीन से रिलेटेड, यानी जीन में चेंज आएगा और उसकी वजह से उस कैरेक्टर में चेंज आ रहा है, तो वो कैरेक्टर्स हम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने इस लेसन का 6th पॉइंट कंप्लीट कर लिया, एंड आफ्टर दैट वी विल सी आवर 7th and 8th पॉइंट, दैट इज स्पेशिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। So thank you.